नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सभी बच्चे, पढ़िए तथा समझिए इस पाठ को। बच्चों, हमें क्या दिया गया है? कमल। कमल देखिए जरा कितनी ध्वनियों से बना है। को जम ओ जम मो जम ओ जम लो जम आ, यानी कि 6 ध्वनियां हैं इसमें। इसी तरह बच्चों देखिए गीत। गीत में गो जम ई जम तो जम अ 4 ध्वनियां हैं। पपीता ओ जम ओ जम पो जम ई जम तो जम आ, इसमें बच्चों 6 ध्वनियां हैं। बैल बा जम ऐ जम लो जम आ, इसमें 4 ध्वनियां हैं। उपर्युक्त शब्दों में क म ल ग ब अ ई ऐ आदि सभी ध्वनियां हैं। जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, ये सभी मूल ध्वनियां हैं। इन्हें वर्ण कहते हैं। बच्चों, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं जिन ध्वनियों के, उनको वर्ण कहा जाता है। परिभाषा देखिए, लिखित भाषा की उस छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके, जैसे अ उ क च न आदि। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट क्या होता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है, जैसे कि बच्चों सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं स्वर। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये है बच्चों व्यंजन। क ख ग घ अंग, चो छो जो झ य, ट ठ ड ढ अणे, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ये है बच्चों अयोगवाह, यानी कि जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अंग अह। इसके अतिरिक्त भी बच्चों 2 ध्वनियां होती हैं, जो है ड और ढ। चलिए आगे बढ़ते। ये तो थी बच्चों हमारी वर्णमाला, यानी कि जब हम वर्णों को क्रम से पढ़ते हैं वह वर्णमाला कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण भेद यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर्स। देखो क्या होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर यानी कि वोवल्स क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी कि ध्वनि की सहायता के किया जाता है, वे स्वर यानी कि वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। तो बच्चों, आप याद रखेंगे जो स्वर होते हैं वे बिना किसी वर्ण के, बिना किसी ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि इनकी स्वयं की जो ध्वनि होती है ये अपने आप बोले जाते हैं। पहले देखिए बच्चों स्वरों के भेद। स्वरों के भेद 2 प्रकार से देखे जा सकते हैं, उच्चारण की दृष्टि से तथा बनावट की दृष्टि से। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। आइए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें दिया गया ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी में ओ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। आगे देखिए बच्चों दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है और जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ 7 दीर्घ स्वर हैं। अब देखिए बच्चों स्वर का तीसरा भेद यानी कि प्लुत स्वर, लॉन्गर वोवल्स। ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी को पुकारते या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय अपने उच्चारण समय से अधिक समय लेते हैं। उस समय ये स्वर ह्रस्व या दीर्घ न रहकर प्लुत हो जाते हैं। अतः जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के लिए कोई निश्चित संकेत नहीं है। प्लुत स्वर दिखाने के लिए 3 का चिन्ह बना दिया जाता है, जैसे ओम बना। तो बच्चों ये तो थे हमारे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद। अब हम पढ़ेंगे बनावट के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। तो बच्चों सबसे पहले देखिए बनावट के आधार पर मूल स्वर। जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। परंतु री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता क्योंकि इसका उच्चारण र जमा ई
र व्यंजन व ई स्वर के योग से बना है। आगे देखिए बच्चों, संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण दो मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। जैसे ओ जमा आ, ई जमा ई, उ जमा उ, अ जमा ई, अ जमा ऐ, अ जमा उ, ओ, आ जमा ओ, औ। तो बच्चों मूल स्वर हमारे पास 4 हैं, लेकिन जिसमें से अब री को भी बच्चों मूल स्वर में नहीं गिना जाता। इसका मतलब 3 ही बचे, और साथ ही बच्चों जो संधि स्वर होते हैं वे जो 2 स्वरों को होते हैं उनको जोड़कर बनाए गए होते हैं, उन्हें कहा जाता है संधि स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार तथा अनुनासिक, नेजल्स एंड सेमी नेजल्स। अनुस्वार देखिए बच्चों क्या होता है। यह अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चों कंस, कंठ एक बिंदी के रूप में होता है बच्चों, चंद्र बिंदु नहीं, यहाँ पर बिंदी होगा। जैसे कंस, कंठ, गंगा आदि। यह हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण जैसे कि बच्चों अंगा, इया, अण, न, उमा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे कि बच्चों कंठ, कंठ में देखिए बच्चों अणा आ रहा है तो अणे के स्थान पर हम ऊपर बिंदी लगा सकते हैं। इसी तरह बच्चों गंगा में देखिए अंगा आ रहा है तो उसके स्थान पर हम ऊपर बिंदी लगा सकते हैं। सन तो देखिए बच्चों आधा ना आ रहा है तो हम इसके स्थान पर ऊपर बिंदी लगा सकते हैं। अंबा देखिए बच्चों आधा मा आ रहा है तो हम इसके स्थान पर ऊपर बिंदी लगा सकते हैं। आदि अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख व नासिका दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह ऊपर चंद्र बिंदु है। इसे लिखने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लिखने का प्रचलन है, जैसे ईंट, छींट आदि। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मात्राएं। मात्राएं यानी कि वोवल साइंस। कोई स्वर जब किसी व्यंजन से पहले आता है तो उसका रूप अपरिवर्तित रहता है, परंतु व्यंजन के बाद आने पर स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे व्यंजन से पहले बच्चों स्वर आया आ, व्यंजन से पहले बच्चों स्वर आएगा तो हमने लिया आ से बना आम, तो जो कि आ है बच्चों वो व्यंजन से पहले आ रहा है, यानी कि माँ से पहले आ रहा है। इसी तरह ई से बच्चों ईख हुआ। ठीक, अब देखो व्यंजन के बाद जब स्वर आता है आ आया व्यंजन के बाद, जैसे कि राम, तो बच्चों यहाँ पर हमने पूरा आ तो नहीं लिखा ना, उस आ की मात्रा का प्रयोग किया है, जैसे कि राम, नाम। इसी तरह ई बच्चों व्यंजन के बाद आया, जैसे कि कील, बीन, तो हमने पूरा ई ना लिखकर उसकी मात्रा का प्रयोग किया है। स्वर के मात्रा चिन्ह निम्न प्रकार हैं। देखिए बच्चों आपको स्वर दिए गए हैं, मात्राएं दी गई हैं, व्यंजन सहित मात्रा दी गई है और शब्द दिए गए। जैसे कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, को यानी कि कल, फल। आ की मात्रा होती है, जैसे का, काल, मान। ई की भी मात्रा होती है, की, किस, सिर। ई की भी मात्रा होती है, यानी कि की, कील, सीख। ऊ की मात्रा होती है, कु, कुल, रुपया। ऊ की भी मात्रा होती है, कु, कूप, रूप। री की मात्रा होती है, क्री, कृपा, गृह। ए की मात्रा होती है, केला, मेला। आई की मात्रा होती है, कई, कैमरा, मैला। ओ की मात्रा होती है, कोयल, सोहन। औ की मात्रा होती है, कऊ, कौआ, फौरन। तो जानिए अ स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, यह हलंत रहित प्रत्येक व्यंजन में होता है। र व्यंजन में उ तथा उ का मात्रा प्रयोग है, जैसे कि बच्चों र जमा उ, रू, रुपया, गुरु, रुष्ट। रा जमा उ, रू, रूप, कुरूप, रुमाल। ये थे बच्चों स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। जरा देखिए क्या क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में, जिन्हें बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन यानी कि म्यूट्स। स्पर्श का आशय है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ देखिए सभी बच्चे, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग है क वर्ग, क ख ग घ अंग। च वर्ग,
च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ अणे, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो बच्चों क से लेके म तक ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा देखिए बच्चों इसका भेद, अंतस्थ व्यंजन यानी कि सेमी वोवल्स। अंतः का आशय है भीतर या बीच में स्थित, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंदर किसी भाग का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। अब देखिए बच्चों ऊष्म व्यंजन यानी कि सिबिलेंट्स। ऊष्म का आशय है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती है प्रतीत होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। उपर्युक्त व्यंजनों के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची गई है, इसे हलंत अथवा हलचिन कहते हैं। इसके लगने पर वर्ण का उच्चारण स्वर विहीन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। जिन व्यंजनों की रचना 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से होती है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ को जमा श के मेल से हुआ है छ, इसी तरह ज्ञ जो जमा या के मेल से हुआ है त्र, तो जमा र के मेल से श्र, शो जमा र के मेल से। अब देखिए बच्चों द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि डबल कॉन्सोनेंट्स। एक व्यंजन ध्वनि जब अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे पत्ता, सच्चा, चक्कर, अन्न, अम्मा, लट्टू, टट्टू। क वर्ग आदि पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता है। जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे च छ मिलकर चच बना यानी कि मच्छर, क ख कख हुआ यानी कि अक्खड़ आदि। अब देखिए बच्चों स्वनिम ध्वनियां क्या होती हैं। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियां भी विकसित हो गईं, जिन्हें स्वनिम ध्वनियां कहते हैं। ड़ और ढ ऐसी ही ध्वनियां हैं। ये दोनों ड़ और ड़े से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय ड़ ड ध्वनियां शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती हैं। शब्द के बीच तथा अंत में ड़ ढ में बदल जाती हैं। जैसे डलिया, अड्डा, तो बच्चों आप देख रहे हैं अपने रूप में है ढ, ढक्कन, गड्ढा। अब यदि ये ढ बन जाएंगी तो मोड़, सड़क, पकड़ आदि इनसे बच्चों शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये शब्द के बीच में या फिर अंत में आते हैं। ढ, गढ़, चढ़, पढ़ आदि। अब देखिए बच्चों आगत ध्वनियां। हिंदी में ऐसी ध्वनियां जो पहले प्रयोग में नहीं थी, लेकिन अब अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, ज, फ आदि आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ताक, मखमल, सजा, फन, बाग आदि। ज एवं जो के नीचे बिंदु लगाने पर ज का उच्चारण बदल जाता है। जैसे अंग्रेजी के इज के समान ज का उच्चारण। इस परिवर्तन से शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि बच्चों हमने कहा गज, गज का अर्थ होता है हाथी। यदि हमने कहा गज तो ये एक प्रकार की नाप है, कपड़े को नापने का यंत्र होता है। बच्चों गज मतलब हाथी, गज मतलब एक नापने का यंत्र। इसी तरह बच्चों जरा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा, लेकिन हमने कहा जरा तो जरा का अर्थ है थोड़ा सा। फ एवं फ, फा एवं फ, फा के नीचे बिंदु लगाकर लिखने से उसका उच्चारण बदल जाता है तथा शब्दों में प्रयोग करने पर उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे फ से फन, फन यानी सांप का फन। अब हमने कहा फ से फन, तो बच्चों फन का अर्थ होता है कला यानी कि हुनर। कहते हैं ना कि वो उसमें बहुत फनकार है, बहुत फन है, तो फन होता है बच्चों कला यानी कि हुनर। और वही हमने कहा फन, तो फन का अर्थ हो जाएगा बच्चों सांप का फन। अब देखिए बच्चों ओ ध्वनि। आजकल अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगा है। कुछ शब्दों जैसे कि हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, टॉफी आदि में ओ ध्वनि होती है।
यह ध्वनि आ और ओ के बीच में स्थित है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने पर होता है। अब देखिए बच्चों, अयोगवाह यानी कि आफ्टर साउंड्स। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इनका स्वर तथा व्यंजन के साथ योग नहीं है, इसीलिए ये अयोगवाह कहलाती हैं। ये है अंगा और आहा। विसर्ग का चिन्ह बच्चों पर नीचे दो बिंदी है तथा प्रयोग इस प्रकार है जैसे कि अंतः, अंतःकरण आदि। अब देखिए बच्चों, विसर्ग का उच्चारण। विसर्ग भी अनुस्वार की ही भांति स्वरों के बाद प्रयोग होते हैं। विसर्ग का उच्चारण हल्के हो के समान होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का संबंध लुप्त होता जा रहा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। सबसे पहले देखिए, ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, लेकिन ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर अलग अलग है। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं। पहला देखिए बच्चों, कंठय वर्ण यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ यानी कि गले से होता है उन्हें कंठय वर्ण कहते हैं, जैसे कि ओ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग ओह कंठय वर्ग है। दूसरा है बच्चों तालव्य। तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे कि ई, च, छ, ज, झ, य और श तालव्य वर्ण है। इसी तरह बच्चों देखिए मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा यानी दांतों से ऊपर खुरदुरा भाग को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि री, टो, ठो, डो, ढो, अणे, रो तथा श मूर्धन्य वर्ण है। अब देखिए बच्चों दंतय वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है वे दंतय वर्ण कहलाते हैं। लो, सो, तो, थो, दो, धो एवं ना दंतय वर्ण है। ओष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, मा ओष्ठ्य वर्ण है। अब देखिए बच्चों नासिक के वर्ण। प्रत्येक वर्ण के पंचमा अक्षर के उच्चारण में नासिका सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक के वर्ण कहते हैं, जैसे कि अंग, अंग, अह, अंग, या, अण, न और म नासिक के वर्ण हैं। अब देखिए बच्चों कंठ तालव्य। जिन कंठ और तालु दोनों के स्पर्श जो वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोला जाता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए और ऐ कंठ तालव्य वर्ण है। इसी तरह देखिए बच्चों कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि ओ, औ। अब देखिए बच्चों दंतोष्ठ्य वर्ण। दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण दंतोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये है वो और फ। अब बच्चों हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान तालिका। यहाँ देखिए सभी बच्चे, जैसे कि बच्चों अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग ये कंठ है, वर्ग का नाम है कंठ है। बच्चों हम ऊपर जो भी अभी पढ़कर आए ये उसकी तालिका हमें दी गई है। आप लोग इन्हें पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों प्रयत्न यानी कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश अथवा चेष्टा। हम कहते हैं ना कि आप प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए। वर्णों के उच्चारण के लिए मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा या यत्न यानी कि प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। पहला देखिए बच्चों आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। वर्णों के उच्चारण से पहले जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न वर्णों को बोलते समय अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके चार भेद हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला देखो बच्चों घोष यानी कि वेवरिंग साउंड। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायुओं में प्रकंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है वे घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण के सभी अंतिम तीन वर्ण जैसे कि ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड़, ड़, अणे, द, ध, न, ब, भ, म और इसी के साथ साथ बच्चों य, र, ल और अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ घोष वर्ण है। ये संख्या में
30 है, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए बच्चों, अघोष यानी कि नॉन वेवरिंग साउंड्स की कौन कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, इसी के साथ साथ श, श, स अघोष वर्ण है। इनकी संख्या 13 है। आगे देखिए बच्चों, ये है अल्प प्राण यानी कि नॉन एस्पिरेटेड। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी वर्गों का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण जैसे कि क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड़, अणे, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, महाप्राण यानी कि एस्पिरेटेड। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें प्राणवायु कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जैसे कि ख, घ, छ, झ, ठ, ड़, थ, ध, फ, भ और श, श, स, ह महाप्राण हैं। तो ये थे बच्चों उच्चारण की दृष्टि से भेद। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का संयोग तथा उनकी वर्तनी। व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं और एवं मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन। इनके संयोग से जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे प्रायः आधा लिखा जाता है, जैसे कि सो। तो बच्चों देखो, स्थान, चुस्त, स्वाद, दुस्युष, प्रश्न, अश्व आदि। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके अंत में बड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस खड़ी बच्चों बड़ी नहीं, यहाँ खड़ी रेखा होगा। खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, अणे, त, थ, द, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स हैं। इन व्यंजनों को जब किसी अन्य व्यंजन से मिलाया जाता है तो पाई हटा दी जाती है। जैसे कि बच्चों देखो, ख को यानी कि हमने ता से मिलाया, सख्त लिखा तो बच्चों खा की पाई हटा दी। ग्वाला में देखिए ग की पाई हटा दी। विघ्न में देखिए घ की पाई हटा दी। इसी तरह विख्यात में खा की पाई हटा दी। आरोग्य में ग की पाई हटा दी। शत्रुघ्न में घ की पाई हटा दी। चौ को देखिए, अच्छा में चौ की पाई हटा दी और सच्चा में भी चौ की पाई हटा दी। इसी तरह बच्चों पत्थर, पथ्य, ध्यान, धन्य, गत्ता, पृथ्वी, ध्यय, न्याय इन सब की पाई हटा दी गई है। आप देख रहे हैं माँ या अलावा इनसे बनने वाले शब्दों में से भी बच्चों पाई हटा दी जाती है जब इसे अन्य वर्ण में मिलाकर लिखते हैं। जिन वर्णों के अंत में पाई नहीं होती उन्हें पूरा लिखकर उनके नीचे हलन का चिन्ह लगाकर लिखते हैं या उन्हें पूरा लिखकर अगले व्यंजन को उसकी शिरोरेखा हटाकर पहले लिखे वर्ण के नीचे लिख देते हैं। जैसे कि बच्चों अंगा देखिए, अब इसकी कोई पाई नहीं है और ये हमें आधा दिखाना है, मतलब तो बच्चों ये कैसे आएगा? इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। यदि हमें हलंत भी नहीं लगाना तो बच्चों हम इसको इसके बाद जो व्यंजन आ रहा है उसको इसके नीचे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कंग। इसी तरह बच्चों और भी देखिए, जैसे कि खट्टा, यदि बच्चों पहला वाला जो टा है उसके नीचे हमने हलंत लगाया, इसका यह अर्थ है कि ये आधा है। यदि बच्चों हम इसे इस तरह नहीं लिखेंगे तो हम ट के नीचे टा लिख देंगे, तो इसका मतलब भी यही होगा कि एक आधा टा एक पूरा टा है। यहाँ पर देखिए लड्डू, तो लड्डू में भी इसी तरह किया गया है। गद्दी में भी इसी तरह किया गया। क एवं फ का रूप दूसरे व्यंजनों से मिलने पर क उप हो जाता है। जैसे कि बच्चों क और फा के जो बाद की घुंडी होती है उसको काट देते हैं हम। मक्खी, हफ्ता, मक्खन, चक्कर, लक्कड़, दफ्तर, रफ्तार, तफ्तीश इस तरीके से लिखा गया है। अंगा, या, अण, न, म के स्थान पर ऊपर बिंदु का प्रयोग भी होता है, जैसे कि कंघा, पंजा, ठंडा, दंत, चंपा आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अन्य व्यंजनों से मिलने पर र के रूप। जब रा के साथ स्वर नहीं होता तब वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, तो इसका रूप ऊपर र हो जाता है। इसे रेप कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कि कर्म, धर्म, चर्म, नर्म आदि। जब रा से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो वह उसके नीचे लिखा जाता है, तब इसका रूप पदेन होता है। जैसे कि पोजम र प्र यानी कि तोजम र त्र, कोजम र क्र, गोजम र ग्र, शोजम र श, मोजम र म्र। जब ट और ड के साथ रा मिलाया जाता है तो यह देखो दोनों तरफ छोटी सी तिरछी रेखा रूप में आकर उनके नीचे स्थान लिखता है। जैसे ट जमर ट्र, ट्रक, राष्ट्र, ड जमर ड्र, ड्रम, ड्रेस।
तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त, जिसमें हमने आज पढ़े हैं वर्ण। तो बच्चों हमने व्याकरण के पहले अंक पर विचार किया, वर्ण विचार पढ़ा हमने। इसमें बच्चों जितने भी वर्ण थे उसके भेद पढ़े, उसे उच्चारण की दृष्टि से भी देखा, उसे बनावट की दृष्टि से भी देखा। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।